अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुझ वुचान लाइव फोन इन प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन तो तुहज मेज़बान उस्मा शबीर तय सारनी वच वंज खैर मकदम करान। नाज़रीन वमेद यह तुम सारी ऐसु सेहतो सलामत तो दुआ करा अल्लाह ताला थीन तय तो हमें सेहतो सलामत आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन इत कन जन तुम जत जी कि सेहत के निमन प्रोग्रामन मन विज विज मुख्तलिफ तकलीफन मुतलिक बात करान तो तय ताम सु सलाह मशवर वातनावान युस जन हर रंग मौत पर आसान। नाज़रीन अगर अस कत करो पन्ने जिस्मिक सन जिस्मस मज यम जन ऑर्गन छ आसान यहुंद छ अख अहम रोल आसान तो यमन सत वबस्त छ आसान कह नत कह बेमार इथे कन जन अगर अस कत करो किडनीजन हिंस यमन अस कशरन अल्फाजन मज गुर्दे तश वनान यमन गुर्दन हुंद छ अख अहम रोल आसान सन जिस्मस मज तो यमन सत छ वबस्त कह नत कह बेमार आसान। नाज़रीन सनिस अजकिस यथ प्रोग्रामस मज करो डिस्कस क्या यम बेमार आसान क्या कॉजेस आसान यमन हिंद क्या सिम्टम्स तो क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन अस नश अवेलेबल यह सोरी करो डिस्कस पन्निस खास एक्सपर्टस सत। नाज़रीन सनिस गेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर सलील जैन यम सीनियर डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी एंड रिनल ट्रांसप्लांट। नाज़रीन डॉक्टर साहबस सत कत बात करने ब्रो छसो बह तुम गुजारिश करान जे अगर तुम वनकन कह त सवाल डॉक्टर साहबस नश जानन तुम हेकियो वनकन सान फोन नंबरातन पे रब्त कर यम जन लगातार तुहदिस टीवी सेटस बोन कन स्क्रॉल गसान वन गो ये तुम प्रोग्रामस मज कॉल करो प्रोग्रामस मज शिरकत करो पन्ने टीवी सेटुक वॉल्यूम थो कम तो सवाल पिजो मुख्तसर अल्फाजन मज अजकिस मौजूस पे वलिम नाज़रीन इस्तकबाल करो डॉक्टर साहबस। आदाम डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करते हैं किडनीज़ की, किडनीज़ जो होती है इनका एक अहम रोल होता है हमारी बॉडी में और जब तक कि हमें इनका रोल पता नहीं चलेगा तब तक हम इनकी कदर नहीं कर सकते हैं। तो शुरुआत में आपसे यही जानना चाहेंगे किडनीज़ क्या होती हैं, क्या रोल होता है इनका, क्यों ज़रूरी है किडनीज़? किडनी हमारा एक ऑर्गन है जी सर। और ऊपर वाले ने हमें दो दिए हैं किडनी और ये मैं बता दूं इनका साइज करीब हमारी एक मुट्ठी के करीब का साइज होता है। जी सर। और ये हमारी पीठ की तरफ पीछे होती हैं और ये दोनों किडनीज का काम होता है कि जितना भी हमारे जो हम खाना खाते हैं बिल्कुल और जो यूटिलाइज होता है उसके वजह से जो बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसकी छन्नी करके उसको बाहर निकाला जाता है। इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन बोला जाता है। बट खाली यही काम नहीं है किडनी का ये एक सबसे अहम काम है। बट इसके साथ साथ वो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल करना, बिल्कुल इलेक्ट्रोलाइट्स की बॉडी में आपके कितना सोडियम पोटेशियम पीएच मेंटेन करना, कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम ऐसे जितने भी मिनरल्स हैं उनका लेवल मेंटेन करना, बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए, ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत है, कम हो जाए तो दिक्कत है, तो ये सब किडनी का काम होता है। इसके अलावा किडनी बोन्स की हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखती है। बिल्कुल। और इसके साथ हीमोग्लोबिन जो एनीमिया होता है उसका भी एक रीजन किडनी हो सकती है, किडनी की बीमारी। तो किडनी में से एक हार्मोन निकलता है जिसे हम बोलते हैं एरिथ्रोपोइटिन। ये एक्चुअली बोन मैरो जहाँ पे खून बनता है उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि कितना खून बनाना है कितना नहीं बनाना है। तो ये करीब 7-8 और इनके किडनी के एक्शन हैं मतलब सिवाय एक्सक्रीटरी दिस थिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स के अलावा ये काम भी इनके किडनी के होते हैं। अगर ये किडनी काम नहीं करे तो इसका इम्पैक्ट बाकी ऑर्गन्स पे भी बहुत पड़ता है, जैसे हमारे दिमाग हो गया, हार्ट हो गया या स्किन कह ले, बोन्स कह लें, इन सब पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। और आपको की जानकारी के लिए बताऊंगा कि अगर किसी भी पेशेंट को किडनी की प्रॉब्लम होती है तो उसके सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसके हार्ट पे पड़ता है और उनको हार्ट अटैक और हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 4 गुना हो जाता है। जी सर। जी सर। सर यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे किडनीज के साथ कौन सी ऐसी बीमारियां जो वाबस्ता है? सबसे कॉमन पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो किडनी की जो बीमारी सबसे कॉमन है वो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। जी सर। डायबिटीज और ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन हो गया है। इंडिया को तो आजकल हम बोला जाता है कि डायबिटीज की कैपिटल हो गई है, क्योंकि ये डायबिटीज हर ऑर्गन को खराब करती है, उसमें अब किडनीज भी इन्वॉल्वमेंट होती है। और इसका शुरुआत में सबसे ज़्यादा असर
किडनी के फिल्टर्स पे पड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत जरूरी होता है वो फिल्टर खराब होने की वजह से प्रोटीन लीकेज होने लगता है। तो ये सबसे पहला मार्कर होता है कि यूरिन में प्रोटीन आने लगे या झाग आने लगे, तो इससे डायबिटीज की मार किडनी पे पड़ रही है, आपको ये पता चलता है। इसी तरह से ब्लड प्रेशर, ये भी अगर कंट्रोल नहीं रखा जाए तो वो भी किडनी के फिल्टर्स को डैमेज कर सकती है और किडनी सिकुड़ सकती है। तो ये दो कॉमन रीजन है और कॉमन बीमारियां हैं जो किडनी के साथ एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा कई ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब मैं समझाना चाहूंगा आपको, जैसे हमारा शरीर में हम सब बोलते हैं कि हमें। सर आपसे बातचीत जारी रहेगी, कॉलर जुड़ के हमारे साथ, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्ना वनी बेकत पड़छो मोहम्मद अमीन जी HMD बैठन जी इस्तेकबाल तुम प्रोग्राम सुन पन सवाल पड़छो विच क्रेटनी 8.28 जी तो मैं मतलब आज क्या शो आज क्या छ आज परहेज आज क्या इलाज आज क्या परहेज जी जी ये मुझे मेरा सवाल यही है कि इसका परहेज क्या है, इसको क्या चीज खाना चाहिए, क्या चीज नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर साहब आप मत इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ, इनका क्रिएटिनिन लेवल 1.28 है, परहेज करने के लिए इनको क्या करना चाहिए? अगर आपका एज क्या है आपकी? एज है 62। तो 62 ईयर्स जी 62 ईयर्स पे अगर क्रिएटिनिन 1.28 है तो ये किडनी डैमेज थोड़ी सी है आपकी। और आपको क्या डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी है? नहीं सर, वो ब्लड प्रेशर है लेकिन डायबिटीज नहीं है। तो मोस्ट लाइकली ऐसा लगता है कि आपका हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी में डैमेज आई हुई होगी। तो जो बीमारी किडनी को डैमेज कर रही है जी तो गुजारिश करें जी टीवी सेट वॉल्यूम करो थी काम पहन। तो जो बीमारी आपको डैमेज कर रही है आपकी किडनी को, तो उसको कंट्रोल करना होता है। तो ऐसे में आपका ब्लड प्रेशर का जो टारगेट रहता है वो है 130/80। अगर आपने ब्लड प्रेशर को 130/80 रखा और इसका रेगुलर मॉनिटर किया तो आपकी किडनी डैमेज नहीं होंगी ज्यादा। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आपको खाने में ये ध्यान रखना होगा कि आप नमक कम खाएं। और नमक कम खाने का मतलब ये नहीं है कि खाना बनाते हुए कम करना है। इसके साथ आपको ये एहतियात रखनी पड़ेगी कि नमकीन चीजें जैसे अचार हो गया, पापड़ हो गया, नमकीन बिस्किट्स हो गए, ये फास्ट फूड होते हैं, चिप्स हो गए, इन सब में भी ये नमक होता है और ये हिडन सोर्सेज होते हैं नमक के, आपको इनको भी अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ तली हुई चीजें, जो फ्राइड चीजें हैं, उनका भी अवॉइड करना चाहिए। अगर ये दो चीजें आपने की, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज में मैं जो सबसे अच्छी और हल्की एक्सरसाइज है वो है कम से कम 40 से 45 मिनट अगर आप रोज वॉक करें एक साथ, तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा। और अगर ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने फिजिशियन से मिलिए और उससे दवाइयों को बढ़वाइए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो टीवी सेट वॉल्यूम करो थी काम पहान। हेलो फोन जरिए कर रहे कि तुम ऐसी बात कर। जी डॉक्टर साहब, जब तक ये इनका कॉल दोबारा आता है मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर के बारे में, कि एक बहुत कॉमन चीज देखी गई है कि जैसे ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है जी सर, लोग दवाइयां बंद कर देते हैं। जी सर, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉलर अटेंड करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कत पे छू तुई? जी तन नाउ नहीं बेकत पे छू? टीवी सेट वॉल्यूम थी तुई काम पान या करियो टीवी सेट तुई ऑफ। हेलो काम करते हैं कर काम जी। हेलो वनी वनी शुगर पेशेंट डॉक्टर साहब जी शुगर पेशेंट छस जी पन खान
स्ट्रोक गसान इंसुलिन करान मे गसा फारक आप क्या इलाज सर ये शुगर पेशेंट है, इनका सवाल शुगर के रिलेटेड है। स्ट्रोक गसान शुगर पेशेंट शुगर गसा हाई जरा गसा वस्ती जी 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 तो ये पन जवाब बूझे टीवी सेटस पे। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। जी डॉक्टर साहब इनका सवाल है कि इनको शुगर है तो इनका जो मुंह है वो सूख जाता है, खट्टा हो जाता है, तो इसका क्या इलाज रहेगा? तो शुगर का सबसे बड़ा सिम्टम ही यही होता है कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, बहुत ज्यादा यूरिन आता है और बहुत ज्यादा भूख लगती है। जी तो अगर इनका शुगर कंट्रोल नहीं है तो यूरिन बहुत ज्यादा पास होएगा और इनको डिहाइड्रेशन होएगा जिसकी वजह से मुंह सूखेगा। तो इसका इलाज यही है कि आप शुगर को अच्छा से कंट्रोल करें तो ये नहीं होगा और अपना लिक्विड इंटेक इनको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। शुगर का बार बार शुगर चेक करके शुगर की अगर मेडिकेशन रेगुलरली लेंगे तो ठीक रहेगा। किडनी को बचाने के लिए शुगर का अच्छा कंट्रोल बहुत जरूरी है और एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं HbA1c, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन बोलते हैं जी। ये टेस्ट हमें 3 महीने की एवरेज शुगर देता है जी। ये हर 3 महीने मेरे ख्याल से हर डायबिटिक को करना चाहिए। इसका टारगेट रहता है कि 7% अगर ये मेंटेन करें HbA1c बिल्कुल तो किडनी हमारी काफी हद तक प्रोटेक्टेड रहेगी डायबिटीज की मार से। जी बिल्कुल। हम नेक्स्ट कॉलर अटेंड करते हैं, इनका सवाल सुनते हैं। जी कॉल ड्रॉप होगी। जी डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे कि किडनी रिलेटेड जी कॉल आ गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हम नगर से बोल रहे हैं जी। मेरे फादर को क्रिएटिन लेवल था 1.21 पहले जी। उसके बाद उनका रेज हो गया 1.51 जी। फिर उन्होंने मेडिकेशन खाया उससे उनका वापस कम हो गया 1.15 से बिलो हो गया जी। लेकिन उनको एक प्रॉब्लम हो गई, उनको बार बार यूरिन आता है। जी जी यही जानना था डॉक्टर साहब से कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने यूरिन के लिए मेडिसिन खाया लेकिन 3 मंथ्स के इलाज किया, उसके बाद 2 मंथ्स छोड़ा वो दवाई खाना, लेकिन उनका दोबारा से वो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि उनको यूरिन बार बार आता है। जी डॉक्टर साहब इंटरेक्ट करेंगे इनके हाँ साथ। जी आपके फादर का एज क्या है? एज क्या है उनकी? 75। अच्छा इनके डायबिटीज और ब्लड प्रेशर भी है इनको? उनका ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज का इशू नहीं है। सो मेरे ख्याल से जो आपने बताया कि क्रिएटिन 1.2 से जो 1.5 हो गया था इसको हम बोलते हैं एक्यूट किडनी इंजरी। मतलब ये टेम्परेरी राइज हुआ था किडनी का और इसको टेम्परेरी किडनी डिजीज बोलते हैं, एक्यूट किडनी इंजरी या एक्यूट किडनी डिजीज। और ये कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है। अगर ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जाए और अगर हम ब्लड प्रेशर को दवाइयों से लेके कंट्रोल कर लें तो ये रिवर्स हो जाता है और मेरे ख्याल से आपके फादर के केस में यही हुआ होगा। बात दूसरी रही कि ये यूरिन की फ्रीक्वेंसी जो है बहुत ज्यादा आता है, ये इनकी एज में प्रोस्टेट के इश्यू की वजह से बहुत कॉमन बीमारी है और स्पेशली ये रात को उनको बार बार उठ के जाने को मजबूर करता है और ये प्रोस्टेट की वजह से होता है। ऐसे में आप एक यूरोलॉजिस्ट की ओपिनियन ले सकते हैं या किडनी स्पेशलिस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट की भी ले सकते हैं और इसके लिए दवाई आती हैं जो प्रोस्टेट का साइज कम करती हैं और यूरिनरी ब्लैडर का थोड़ा सा हेल्प करती है जिससे कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए। जी डॉक्टर साहब। ओके थैंक यू। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर साहब नेक्स्ट कॉल करो इसे अटेंड। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नाउनी बेकर पेटचो जी इस्तेकबाल सुन प्रोग्राम सुन पन सवाल प्रिस्यो। मेन सवाल बहुत बीपी वोल बीपी प्रेशर चालू बे शुगर निशानियत क्या तो अमिच लेवल कूचा गस नॉर्मल इंसान अगर बड़ी कत पे हकान यह बढ़ शुगर जी शुगर परहेज जी जी मे वो कम से कम बीपी दवा 2 वरी खेवन डिप्रेशन दवा सो मगर वो चांसेस बासान शुगर मा क्या मगर शुगर इसके बासान क्या तो टेस्ट कर मे 1.7 जी मेन मतलब कि शुगर कंट्रोल लेवल कोतामत गो डॉक्टर साहब मेन सवाल जी क्या एहतियात चुन जी शुक्रिया कॉल करने खतर।
जी डॉक्टर साहब इनका बीपी है, बीपी प्रॉब्लम, और उनका जो शुगर लेवल है वो 1.7 आया है। इनका सवाल है कि नॉर्मल शुगर लेवल क्या है और इनको एहतियात के लिए यानी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या अपनाने चाहिए? तो नॉर्मल शुगर अगर किसी डायबिटिक का है तो हम उन्हें बोलते हैं कि ये फास्टिंग ब्लड शुगर करीब करीब अपना 100 के करीब मेंटेन करें जी। वो अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे तो 80 से 110 तक बोला जाता है, बट 100 के करीब मेंटेन करेंगे तो इनके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि कई बारी दवाइयों की वजह से लो भी हो सकता है, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा खतरे वाला रहता है। तो हम कहते हैं कि फास्टिंग शुगर 100 के करीब मेंटेन कीजिए जी। और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद दोबारा चेक करना चाहिए। वो शुगर हमारा 140-160 के बीच में रहना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हमने ये दोनों चीजें अचीव कर ली रेगुलरली तो हमारा जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया, HbA1c करके जो टेस्ट होता है, बिल्कुल, उसका वैल्यू 3 महीने बाद 7% आएगा। और मैं कहूंगा कि HbA1c ज्यादा बेहतर टेस्ट है, क्योंकि जैसे अगर मेरे को कल टेस्ट करना है फास्टिंग, तो आज मैं बहुत अपना खाने पीने में एहतियात रखूंगा जिससे कि फास्टिंग ठीक आए। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही ठीक आएगा उसके अगले दिन मैं खाने में फिर से अपना जो कंट्रोल किया हुआ था वो छोड़ देता हूँ, नापरहेजी करते हैं। तो इस HbA1c से हमें 3 महीने की एवरेज मिलती है, जो बहुत अच्छा आइडिया देता है कि आपका शुगर कंट्रोल कैसा है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी पन्नावन बेकत पेट्चो। हेलो हेलो, पन्नावन बेकत पेट्चो। अच्छा शैल नाउ जी बड़गाम पे जी इस्तेकबाल तुंद प्रोग्राम पन सवाल पृछो। CKD पेशेंट जी ऑन डायलिसिस थ्राइस इन अ वीक जी। लेकिन अस प्रॉब्लम गसान ये सात यम विज डायलिसिस करान जी तम विज BP गसान हाई जी सह पत कंट्रोल गसान जल्दी कहें तम खतर दवा खान बयास्पर डॉक्टर सोबन थोमुत एमलांग 5 खान तम पत्ना BP लो गसान कह। जी डॉक्टर साहब, ये डायलिसिस पे इनका BP हाई होता है डायलिसिस के दौरान, तो इनको क्या करना चाहिए? तो एज इनकी 26 है। 26 जी। एक तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन जब आप लेके आते हैं, जो रेगुलरली लेते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि ये जिस दिन डायलिसिस है उस दिन आप सुबह भी लीजिए। कई लोगों का ब्लड प्रेशर एक्चुअली लो हो जाता है जी। उन लोगों को हम कहते हैं कि सुबह की जो ब्लड प्रेशर की दवा है ना लें। लेकिन जिन पेशेंट्स का ड्यूरिंग डायलिसिस के दौरान ब्लड प्रेशर हाई होता है, उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी दवाई लेके आए। और कई बार ये भी होता है कि कई जो दवाइयां ये खा रहे हैं ब्लड प्रेशर की, जैसे जैसे डायलिसिस होता है, बिल्कुल ब्लड क्लीन होता है, तो उसमें से कई दवाइयां वॉश ऑफ भी हो जाती हैं। तो इसमें कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे में एक दवा आती है जिसका नाम कार्बिडिलॉल करके है, उसको अगर दिया जाए वो वॉश ऑफ नहीं होती है, तो अगर वो उसका इस्तेमाल किया जाए तो वो अपने किडनी स्पेशलिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकता है ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। और फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो अर्कमिन करके या डेपिन जैसे ये बोल रहे हैं, वो दवा टेम्परेरी ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकती है ड्यूरिंग डायलिसिस। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कॉल गेट ड्रॉप। जी डॉक्टर साहब ब्या कॉलर छी सवाल बोजो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नावन बेकत पे मैडम मे नाव इरशाद अहमद, बहुत त्राल पे। जी इस्तेकबाल सुन प्रोग्राम पन सवाल पृछो। सवाल मे बेसिकली फादर CKD पेशेंट, मगर डायलिसिस चलान वनकस कह जी। तो 2.4 क्रेटनिन जी। तो अमिस रेनोसेफ्ट वनकस रेनोसेफ्ट तो रेनोट्रैक दवा दिवन, मतलब सोच इलाज चलान रेनोसेफ्ट रेनोट्रैक जी। तो यमो दवा मज कुस रोज मे बेस्ट अमिस ठीक, मतलब कंटिन्यू थवन, तो बाकी अलहमदुलिल्लाह मे मतलब फादर ठीक खुदा सवाल। डायलिसिस पे वन तम कहीं की जरूरत नॉर्मल रूद मे कंटिन्यू वन लगभग पत्मो 2 वरियो पे रूद मे 2.4 अमिस कंटिन्यू ये क्रेटनिन। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। जी तुम हेकु पन जवाब बोजित। जी डॉक्टर साहब, ओके
डॉक्टर साहब इनके जो फादर है वो सीकेडी पेशेंट है, तो उनका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो 2.4 है। तो इनका सवाल है कि रेनोसेफ एंड रेनोट्रेक 2 दवाएं, इनमें से कौन सी वाली जो है वो बेहतर रहेगी इनके लिए? तो ये रीनोसेफ और जो रीनोट्रैक दवाइयाँ बोल रहे हैं जी, ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और ये एक तरह से समझिए कि विटामिन है। जैसे किसी को अगर मलेरिया हो गया जी, तो उसको क्लोरोक्वीन की ट्रीटमेंट चाहिए होती है, वो मेन बीमारी की दवा है, लेकिन हम उसके साथ बीकासुल भी देते हैं जी, ठीक है, मल्टीविटामिन देते हैं, तो वो भी हेल्प करती है, लेकिन मेन जो ट्रीटमेंट है वो है क्लोरोक्वीन। इसी तरह डायलिसिस के जो पेशेंट हैं या किडनी के डिजीज के जो पेशेंट हैं, जी सर, जैसे डायबिटीज की वजह से हुई तो उनको डायबिटीज की दवा, या ब्लड प्रेशर की वजह से जो डैमेज हो रहा है तो ब्लड प्रेशर की दवा, वो मेन दवा है। रीनोसेव वगैरह जो है ये एंटीऑक्सीडेंट है, एक तरह से आप समझिए कि ये विटामिन की तरह काम करते हैं, तो ये एसेंशियल दवा नहीं है, लेकिन हाँ ये हेल्प कर सकती है एक पेशेंट को थोड़ा बहुत कि ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के लिए, लेकिन ये एसेंशियल दवा नहीं है। एसेंशियल जैसे अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसको ब्लड प्रेशर की दवा जैसे एम्लोडिपिन हो गई है, टेल्मीसार्टन करके टेल्मा करके दवा है, वो दवा लेना ही जरूरी है। ये ऑप्शनल रहती है और अगर लेते हैं तो उससे नुकसान होने के चांसेस ना के बराबर हैं। हाँ, फायदा थोड़ा हो सकता है कि आप ओवरऑल बेटर फील करें। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 डॉक्टर साहब ब्याका कॉलर जुड़े से वली हम सवाल बोझो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन्ना वनी बेकत पटचो। हेलो जी, पन्ना वनी बेकत पटचो जी, इस्तेकबाल तुन प्रोग्राम असन पन सवाल पृछो। टीवी सेटुक वॉल्यूम करियो तुई काम पहन। हेलो जी, ना ना आज ये टॉपिक एस क्या सोन टॉपिक आज किडनी रिलेटेड। चलो शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब ब्याका कॉलर जुड़े से वली हम सवाल बोझो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना नाम बोलिए और कहाँ से? डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी, मैं खेरू पामपुर से। जी जी, इस्तेकबाल है आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। मैडम एक्चुअली रात को पानी ज्यादा लगता है, डॉक्टर साहब से पूछा, वो रात को ज्यादा पानी लगता है, 1-2 लीटर का पानी पीता हूँ रात को, दिन में कुछ नहीं जी, मुंह बिल्कुल खुश्क हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, आप इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ? आपको ये रात को 1-2 लीटर पानी आप रात को ही पीते हैं, दिन में नहीं पीते हैं? बिल्कुल डॉक्टर साहब, रात को ही पीता हूँ, दिन में नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? आपको दिन में भी पानी पीना चाहिए और बॉडी को हाइड्रेशन कंटिन्यूअस रखना चाहिए। सपोजिंग आपने रात को पानी पिया तो आपको यूरिन भी बार बार जाना पड़ेगा और किडनी उसी वक्त सेंस करके एक्स्ट्रा पानी को निकाल देगी, लेकिन आप जब सुबह उठेंगे, दोपहर को आप अपना काम कर रहे होंगे तो आपकी बॉडी में से फिर डिहाइड्रेशन होएगा और उसकी वजह से मुंह सूखा ही रहेगा। तो आपको जो पानी है, ये जो 1-2 लीटर आप पी रहे हैं, सिर्फ रात को नहीं, आपको थ्रू आउट 24 घंटे में आपको इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन रात को ही बिल्कुल पानी मांगता है, मुंह ऐसे खुश्क हो जाता है, मुंह बिल्कुल रात को ही, दिन में नहीं, और पाँव से आग निकलता है। आप अपना डायबिटीज का चेकअप और ब्लड प्रेशर का चेकअप जरूर कराइए, इसमें इसके चांसेस। डॉक्टर साहब एक्चुअली ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल नॉर्मल रहता है, लो। शुगर आपका कैसा है? शुगर ठीक है बिल्कुल साहब। आप फिर भी एक HbA1c कराइए और अपने एक फिजिशियन से मिलिए, क्योंकि ये काफी सिम्टम्स जो आपके हैं ये शुगर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। आप उनको अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए और उनसे मशवरा कीजिए। जी शुक्रिया कॉल करने खतरा। जी जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे आगे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पन्नाऊ ने बेकत पटचो? पन्नाऊ ने बेकत पटचो? पन्ने टीवी सेट वॉल्यूम थे तो काम पहन।
जी कॉल ड्रॉप हो गई, हम नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, पन्नावन बेकर पढ़ो जी इस्तेकबाल सून प्रोग्राम कौन सवाल पृछो जी डॉक्टर साहब ये प्रोस्टेट की मेडिसिन खा रहे हैं, क्या इनको कंटिन्यू वो खानी है कि नहीं? बिल्कुल खानी चाहिए। एक बारी प्रोस्टेट है तो उसके लिए दवा खानी चाहिए, और साल में एक बारी अपने यूरोलॉजिस्ट से जरूर मिलिए कि प्रोस्टेट का क्या सिम्टम आपको हैं, कितने बेहतर हुए हैं या वर्स हुए हैं। कई बारी ये जो मेडिकेशन लेते रहते हैं उनका असर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो उसका असर कम होता है। तो इसका टेस्ट जरूर कराइए कि आपका यूरिन फ्लो कैसा है, कितना यूरिन पास करने के बाद भी आपके ब्लैडर में रह जाता है, वो आपको चेक करवाने के लिए अपने यूरोलॉजिस्ट से या नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए। जी डॉक्टर साहब आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ के आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, पन्नावन बेकर पढ़ो जी इस्तेकबाल तुन प्रोग्राम सुन पन सवाल पृछो वालेकुम अस्सलाम जी पन सवाल पृछो इस्तेकबाल तुन प्रोग्राम सुन 17 जी जी 70 साल जी शुक्रिया कॉल करने खतर। 17 है इनकी एज, 17 इयर्स, तो इनको बीपी की प्रॉब्लम है अभी से ही। तो 17 साल के बच्चे को यूजली होना नहीं चाहिए ब्लड प्रेशर, इसके लिए इसको इन्वेस्टिगेशंस करना चाहिए। बिल्कुल। और एक फिजिशियन, चाहे वो पीडियाट्रिशियन हो या किडनी स्पेशलिस्ट या हार्ट स्पेशलिस्ट, किसी से जरूर जाके मशवरा करना चाहिए कि इस एज में ब्लड प्रेशर क्यों हो गया है, और इसके मेन कई रीजन हो सकते हैं, जिसमें से किडनी भी एक मेन रीजन होती है जी। कि कई बारी बचपन में अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ हो या किडनी में स्कार्स आए हों या किडनी में सूजन आई हो, उसकी वजह से, जिसको हम VUR कहते हैं, उसकी वजह से कई बारी बच्चों में किडनी में डैमेज होती है और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमें 17 साल की उम्र में मिलता है। कई बीमारी होती हैं जिनको हम ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। इम्यून सिस्टम जो हमें प्रोटेक्ट करता है, वही इम्यून सिस्टम हमारे कई बारी ऑर्गन्स को डैमेज करने लगता है। उसमें से कई बारी किडनी के फिल्टर्स को भी डैमेज करता है। उसमें भी ये कॉमन होता है कि किडनी डैमेज होती है तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है जी। दूसरा हार्ट की वजह से हो सकता है, और कई हार्मोन के इश्यूज होते हैं उनकी वजह से भी हो सकता है, जिनका टेस्ट होना चाहिए और इसका जल्द से जल्द इलाज करना चाहिए। उस चीज को जो रीजन है, चाहे वो किडनी है, हार्मोन है, हार्ट की वजह से है, वो आप जितना जल्दी पता करें उतना अच्छा रहेगा। नहीं तो हार्ट, ये हाई ब्लड प्रेशर की वजह से मल्टीपल ऑर्गन्स में डैमेज हो सकती है। जी डॉक्टर साहब, आपसे डिस्कशन जारी रहेगा। प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ के आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। पनी टीवी सेट वॉल्यूम थे तो काम पहन। हेलो कॉल के ड्रॉप जी। डॉक्टर साहब ब्याखा कॉलर जुड़े वली हुन सवाल बोझो। हेलो हेलो वालेकुम अस्सलाम, पन्ना वनी बेकट पछो जी पन सवाल पृछो बस एक्चुअली एट द एज ऑफ 20 में सर्जरी आ गयो, नो ब्लॉकेज गयो रेनल जी, रेनल कैलकुलस। आफ्टर दैट गयो थर्ड ग्रेड नेफ्रोसिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस जी। उसके बाद में क्या हुआ मेरे साथ कि उसके बाद में कभी कभी मेरा क्रेटिनिन लेवल रेज हो रहा था जी। तो आज मेरी एज 40 है, आई मीन 40 जी। डॉक्टर साहब आप इनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। आपके ये स्टोन दोनों किडनी में हो चुका था या एक ही किडनी में हुआ था? एक्चुअली मेरी कैलकुलस दोनों साइड में रहती थी, लेकिन एक बार बहुत बड़ी थी 28 mm अराउंड, उसकी सर्जरी रेनल कैलकुलस ब्लॉकेज हो गया था मेरा। हाँ, तो मोस्ट लाइकली आपका जो क्रेटिनिन जो बढ़ता है, इसका इंडिकेशन होता है कि दोनों किडनी पे असर आया है, और ये डैमेज आपकी मोस्ट लाइकली बार बार जो किडनी स्टोन अब बॉडी ये किडनी में बन रहे हैं उसने किडनी को डैमेज किया है। और इसका इलाज यही है कि
अपने यूरोलॉजिस्ट और नेफ्रोलॉजिस्ट से मिले और उनसे पूछें कि ये स्टोन बन क्यों रहा है। इसका इलाज ज्यादा जरूरी है। जो स्टोन है वो तो आपने निकलवा दिए, क्रिएटिन भी कम होता जा रहा है। हाँ बहुत होता है, अपसाइड होता है। तो जब भी स्टोन बनेगा और वो रुकावट करेगा आपके यूरिन फ्लो को तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही आप उसका इलाज करा देंगे बेटर हो जाएगा। बट हमें ये देखना है कि ये दोबारा स्टोन ना फॉर्म हो जिससे कि ये रुकावट कर सके। सर मेरे कहने का मतलब स्टोन फॉर्मेशन कम हो गई मेरी, लेकिन मेरे आज के कहने का मतलब क्रिएटिनिन का है। क्रिएटिनिन कैसे मैं कंट्रोल करूं, इसके लिए मुझे क्या प्रिकॉशन मेजर्स उठाने पड़ेंगे? देखिए, जो किडनी में डैमेज हो चुकी है और जिसकी वजह से थोड़ा सा रेसिडुअल डैमेज रहेगा तो थोड़ा सा हो सकता है कि क्रिएटिनिन हाई ही रहे जी। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं कि ये और क्रिएटिनिन बढ़े ना, उसी के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि ये किडनी स्टोन की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो आपको ये मशवरा करना अपने डॉक्टर से कि ये स्टोन किस तरह का था और इसका क्या इलाज रहेगा कि ये दोबारा फॉर्म ना हो और दोबारा से किडनी को डैमेज ना करे। सो जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे कॉमन किडनी स्टोन होता है, तो इसमें डाइटिशियन के साथ बैठ के ऑक्सलेट डाइट जो है आपको कम करनी चाहिए, नमक कम करना चाहिए खाने में, कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पिए, तो इससे चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे कि आपको ये दोबारा स्टोन होगा। जब स्टोन नहीं होगा तो रुकावट फ्लो में नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी तो किडनी डैमेज नहीं होगी, किडनी डैमेज नहीं होगी तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा नहीं। जी जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ के आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नावनी बेकर पच्चो, मैं हादिया हूँ लाल बाजार से। जी, इस्तेकबाल है आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। तो मेरी दादी है एक्चुअली, उनको खुजली काफी ज्यादा होती है, स्किन प्रॉब्लम। आफ्टर हमने केएफटी करवाया था उनका, तो उनका क्रिएटिनिन लेवल जो था 1.75 था जी। सो देयर इज एनी कनेक्शन बिटवीन दिस, मतलब आई वांट टू आस्क टू डॉक्टर कि मतलब इनको इतनी खुजली क्यों हो रही है, मतलब तब से इज इट एनी कनेक्शन विद क्रिएटिनिन? इनको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की कोई बीमारी है? कॉल के ड्रॉप जी। सो किडनी की बीमारियों में कई बारी स्किन की ड्राइनेस कॉमन चीज होती है, और कई बारी जब एडवांस किडनी फेलियर होता है तो किडनी में जो यूरिया क्लियरेंस होता है वो कम हो जाता है जी। और यूरिया स्किन में डिपॉजिट होता है, विच कैन कॉज कि आपको खुजली ज्यादा है, स्किन में ड्राइनेस ज्यादा हो जाती है। तो एक तो ये देखना चाहिए कि आपका यूरिया वगैरह लेवल कैसा है और इसका किडनी टेम्परेरी फेलियर है या परमानेंट फेलियर है। यूजुअली परमानेंट में देखा जाता है। इसका इलाज यही है कि मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करने चाहिए, तेल लगाना चाहिए, और कई क्रीम आती हैं जो खुजली ड्राइनेस को कम करती हैं, तो खुजली कम हो सकती है। दूसरा, अगर यूरिया लेवल बहुत ज्यादा हाई हो रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि इनको शायद डायलिसिस की भी जरूरत पड़े जी। लेकिन इन्होंने जो क्रिएटिनिन लेवल बताया है यूजुअली इस पे इतनी ड्राइनेस नहीं होती है, तो मेरा सजेशन इनको ये रहेगा कि दे शुड टेक अ ओपिनियन ऑफ अ स्किन स्पेशलिस्ट। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ के आए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। पानी टीवी सेट वॉल्यूम करो तो कम पहन फोन जरिए क्यों दी काफ कर जी। वालेकुम अस्सलाम। पन सवाल प्रियो हजरत इस बडगाम पे सरसी पानस वायस हजरत यहां जी। यम सात बारक चीज में मतलब खोरन जंगन मैं वायो पे गसान जू मे जन आसान अत मुतलिक डॉक्टर सबस अर्ज कर अत मुतलिक वन क्या जी। आज यह टॉपिक सोर्म क्या सोन अजुक टॉपिक किडनी रिलेटेड। जी शुक्रिया कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नावनी बेकर पच्चो जी मैम, साकिब मंजूर फ्रॉम सोपोर। जी, इस्तेकबाल आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हमें फैटी लिवर जो है इसका ग्रेड 1 है जी। जी, इसके लिए कुछ एहतियात हमें चाहिए। फैटी लिवर, ये लिवर का इश्यू है और फैटी लिवर का किडनी से कोई ये किडनी की बीमारी नहीं है, ये लिवर की बीमारी है। और आपके प्रश्न का जो आंसर है कि आप अपना खाने पीने पे तली हुई चीजें कम कीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए और अपना वजन कम करने की कोशिश कीजिए। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गया, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पन्नावनी बेकर पच्चो बस आफ्टर डॉक्टर वर्जन पे जी। इस्तेकबाल तुम प्रोग्राम पन सवाल पुछो।
वो प्री डायबिटिक में अक्सर राउंड मेरा ब्लड शुगर फास्टिंग 100 जी। तो मुझे ये बताना था, मुझे परसों मैंने जब टेस्ट कराया तो मैंने क्रेटिनिन लेवल चेक करवाया जी, वो निकला 1.22 जी। तो उस लिहाज से मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा ये क्या हो गया कि मेरा 1.22 निकला। जी डॉक्टर साहब। तो ये माइल्ड राइज है क्रिएटिनिन में, और खाली डायबिटीज की वजह से ही किडनी खराब नहीं होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी होती है। और जैसे पहले हमने सुना, ब्लड प्रेशर जो है, हाँ जी, ब्लड प्रेशर है आपको? ना ब्लड प्रेशर नहीं रहता है, ऐसे नॉर्मल होता है। अच्छा, तो कई बारी आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर नहीं हो, स्टोन का, यूरिन इन्फेक्शन का, डाइट का जो हाई प्रोटीन डाइट होती है उसकी वजह से भी हो सकता है कि ये क्रेटिनिन हाई हो। इसके लिए आपको उसके लिए क्या करना चाहेंगे कि क्रेटिनिन लेवल बराबर आए? हाइड्रेट तो मैं रहता हूँ। हाँ, हाइड्रेशन आप अच्छा मेंटेन करें अपना, और अपना रेगुलर चेकअप करवाइएगा। और सबसे जरूरी जो चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी प्रोग्राम के शुरू में, कि अपना यूरिन में कितना प्रोटीन लीकेज है जी। 24 घंटे का यूरिन इकट्ठा करके देखिए कि उसमें प्रोटीन लीकेज कितना है। एक यूरिन रूटीन एनालिसिस देखिए उसमें कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऐसा कुछ और तो नहीं है जो हमें बताए कि ये डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से ना, कहीं किसी और रीजन की वजह से तो नहीं है। टेम्परेरी राइज ऑफ क्रिएटिनिन हो सकता है, कई जैसे कि हाइड्रेशन आपने जैसे बोला कि आपकी अच्छी रहती है, वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार हैवी प्रोटीन डाइट वगैरह अगर आप लेते हैं उसकी वजह से भी हाई हो सकता है। कोई बॉडी बिल्डर हैं जिनके मसल मास बहुत ज्यादा है, उनका भी क्रिएटिनिन थोड़ा सा जनरली हाई रहता है, तो उसमें थोड़ा सा चिंता करने के लिए जरूरत नहीं है। बट एक बारी फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि मैं आपको देख नहीं सकता, एक फिजिशियन से अपने मिलिए और उनसे डिस्कस कीजिएगा ये बात। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, पन्नी टीवी सेटुक वॉल्यूम करियो कम। जी, सोन टॉपिक छे किडनी रिलेटेड, तो ये किडनी रिलेटेड क्वेश्चन करित पानु। जी, किडनी रिलेटेड है कि तो क्वेश्चन करित पानु, क्या छ तुन सवाल? मैं शुगर आसान बिच में प्रोस्टेट त मे प्रॉब्लम जी सदा मैं वो डॉक्टर साहबस सत कराव कत कि मान मे क्या खतर कर जी डॉक्टर साहब, इनका प्रोस्टेट है 17 पॉइंट, तो इनको क्या करना चाहिए इसके लिए? प्रोस्टेट के साइज पे नहीं जाते हैं हम प्रोस्टेट की वजह से जो सिम्टम होते हैं उसके वजह से ट्रीटमेंट करने की जरूरत होती है जी। अगर आपको यूरिन पास करने में, आपकी जो यूरिन की फ्लो है अगर उसमें रुकावट हो रही है, रात को अगर आपको बार बार यूरिन के लिए उठ के पास करने के लिए जाना पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आपका यूरिन पूरा आप पास नहीं कर पाए हैं और ब्लैडर में अभी भी रिटेन हो गया, तब उसका इलाज किया जाता है, खाली प्रोस्टेट के साइज के ऊपर नहीं किया जाता है। जी डॉक्टर, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ गए। हेलो 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 जी, कॉल ड्रॉप हो गई। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे सिनेरियो की, जो ये किडनी रिलेटेड डिजीज होती है, किडनी डिजीज होती है, इनका क्या सिनेरियो रहता है इंडिया में या जम्मू एंड कश्मीर में? तो पहले आप अगर देखें कि 2000 से पहले 10-15 साल 1980-90 इतने किडनी के मरीज नहीं होते थे जिस तरह से आप आजकल देख रहे हैं कि डायलिसिस यूनिट खुल रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में बात हो रही है, और मैं आपके शो में आया हुआ हूँ, तो ये किडनी की बीमारियां डेफिनेटली बढ़ रही हैं, और इनका बढ़ने का कॉमन रीजन ये है कि लोगों के डायबिटीज का, ब्लड प्रेशर का, मोटापे का, बिल्कुल, ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस बीमारियां हैं, और इनकी वजह से किडनीज पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने लगा है, और ये बीमारी किडनी की बढ़ रही हैं। एक अंदाजा है कि कम से कम हर 10 लोगों में, मतलब 10 लोग आप कहीं पे भी देखें, उनमें से एक को कहीं ना कहीं किडनी की हल्की सी बीमारी जरूर मिलेगी, और इतनी कॉमन होती जा रही है।
तो अपार्ट फ्रॉम डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग, आप ये ओवर द काउंटर पेन किलर्स वगैरह दवाइयाँ मिलती हैं, एंटीबायोटिक्स मिलते हैं जी, बहुत ज़्यादा प्रोटीन सप्लीमेंट, यंग जनरेशन आजकल जिम जा रही है, उसके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट्स और बहुत अजीब से स्टीरॉयड लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, जिससे किडनियों पे असर हो रहा है जी। रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस, किडनी स्टोन्स का फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें आजकल बढ़ती जा रही हैं और जिसके रिजल्ट ये है कि हम किडनी डिजीज को ज़्यादा देखने लगे हैं। जी डॉक्टर साहब से डिस्कशन जारी रहेगा, प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, पर नाव ने बेकत पड़छो से बड़गाम पे नाव तारिक रजा तारियस। जी इस्तकबाल सुन प्रोग्राम सुन पन सवाल पृछ्यो। मेरा सवाल जी मे फादर जी 45 वरी आशय तमस जी तमस गो अतरस अचानक गो तमस बीपी तमस तो डॉक्टर सबनस दवा तमस तमस गो रेत खर्च दवा खान सु वना बह हेका ये दवा कर त्राव मे सु घर छु बह न खेती के। जी सोन अजिक टॉपिक छु किडनी रिलेटेड। जी शुक्रिया कॉल करने खातिर। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गया, आइए इनका सवाल सुनते हैं। जी कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे डायग्नोसिस की, क्या क्या टेस्ट हमारे पास अवेलेबल है जिनसे हमें पता चलता है कि किडनी बीमारी हो सकती है? तो सबसे अच्छा, सस्ता और बढ़िया टेस्ट है किडनी की बीमारी को पकड़ने के लिए, वो है यूरिन का टेस्ट। जी तो मैं आपके टीवी के माध्यम से डीडी कश्मीर की तरफ से ये सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी डायबिटिक है, जो भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट हैं, या जिसकी फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी हो चुकी है, चाहे वो पत्थर हो, यूरिन इन्फेक्शन हो या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बीमारी हो, जी इन सबको कम से कम साल में या 6 महीने में एक बारी यूरिन एग्जामिनेशन करना चाहिए, जिसमें हमको देखना होता है कि कहीं प्रोटीन या एल्ब्यूमिन या रेड ब्लड सेल्स जो नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं होता है, कहीं उसका प्रेजेंस तो नहीं है। ये फर्स्ट टेस्ट है जो किडनी की बीमारी को बताता है। तो यूरिन एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा हमें खून की जांच करनी चाहिए, जिसमें क्रिएटिनिन एक तरह का टॉक्सिन है जो मसल बनाते हैं और वो किडनी से ही निकलता है। अगर वो ब्लड लेवल हाई होने लगा है तो इसका मतलब किडनी काम नहीं कर रही है। तो हाई क्रिएटिनिन, जैसे हमने कई लोगों ने जिसने क्वेश्चन पूछे उन्होंने बोला क्रिएटिनिन हाई है, तो वो इंडिकेट करता है कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो KFT करके किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, जिसमें यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, ये सब चेक होते हैं। और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किडनी का बिल्कुल वो जरूर देखना चाहिए कि किडनी का साइज कैसा है, किडनी में कहीं रुकावट तो नहीं है, कोई पथरी तो नहीं है, या उसका साइज में कोई बड़ापन या कोई छाले बनके, जिसे पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं, ऐसी कई हेरिडिटरी बीमारी है जो उसमें पता कर सकते हैं। तो यूरिन, ब्लड और इमेजिंग, बिल्कुल अल्ट्रासाउंड, ये 3 बेसिक टेस्ट है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं जिसको हम किडनी के फंक्शन को जांचने के लिए कर सकते हैं, जिसका नाम DTPA रीनल स्कैन है, CT स्कैन है, MRI है। बट ये 3 मेनली अगर किसी को किडनी की बीमारी है कि नहीं, तो उसका यूरिन, ब्लड और एक अल्ट्रासाउंड। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, जी आपसे डिस्कशन जारी रहेगा, प्रोग्राम में हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पन्नावन बेकत पड़छो। हेलो श्रीनगर पे छबल पे। जी इस्तकबाल सुन प्रोग्राम पन सवाल पूछो। ऐसा ये दारे ब्रोट कोर्मुत गॉल ब्लैडर रिमूव जी पत ये तत पे प्रेशर गसान हाई, अब सु गसान कंट्रोल के। जी शुक्रिया सवाल करने खातिर, मगर ये टॉपिक जन किडनी रिलेटेड, तो अत हेको न जवाब दित किया। जी डॉक्टर साहब अगर हम बात करेंगे स्टेजेस की, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, इसकी क्या स्टेजेस होती है और क्या ये क्रॉनिक किडनी डिजीज रहती है? अगर कोई भी किडनी डिजीज 3 महीने से ज्यादा रह जाए जी, और आपका या क्रिएटिनिन 3 महीने से परसिस्टेंटली हाई रहे, या यूरिन में प्रोटीन लीकेज 3 महीने से ज्यादा रहे, या कोई किडनी डैमेज परमानेंटली होती है, तो कोई भी बीमारी किडनी की 3 महीने से ज्यादा होती है तो उसे हम क्रॉनिक लेबल कर देते हैं, क्योंकि इसका रिकवर कंप्लीट होना मुश्किल होता है। तो 3 महीने से ज्यादा कोई किडनी की बीमारी हो, चाहे वो रेडियोलॉजिकल हो, अल्ट्रासाउंड पे हो, चाहे ब्लड में हो, चाहे यूरिन में हो,
या तीनों में हो जी, तो इसको हम क्रॉनिक किडनी डिजीज बोलते हैं। और इसकी 5 स्टेजेस हैं, जिसमें स्टेज 1 शुरुआत की किडनी डिजीज बोलते हैं, और स्टेज 5 होती है जो एंड स्टेज किडनी डिजीज बोलते हैं, जब किडनी का फंक्शन फिल्ट्रेशन 15% से कम हो जाता है। बिल्कुल। ऐसी स्टेज में हमें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है। किडनी स्टेज 1, 2 और 3 में हम काफी दवाइयां यूज कर सकते हैं, और इसका प्रोग्रेशन टू स्टेज 5 धीरे कर सकते हैं, बंद नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि जो अगर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे तो 1-2 साल में डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, या 5 स्टेज 5 पे पहुंचते। अगर हम मेडिकेशंस यूज करें तो इसको हम 5-6 साल तक और डिले कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं इस बीमारी को। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम, पन्नाव ने बेकर पच्छो अब्दुल मजीद रहना वाली पटो जी, इस्तेकबाल सुन प्रोग्राम सुन पन सवाल पिछो मिश मदर डायबिटिक ते हाइपरटेंसिव जी, मिस करस पटमने यूरिन टेस्ट तासने की प्रोटीन उस एक्स में गावा 7.2 जी। उसके बाद हमने फिर से टेस्ट किया, उसके बाद पल्स दिखा रहा है 65 to 70 और प्रोटीन भी प्रेजेंट दिखा रहा है। जी डॉक्टर साहब, आप इंटरेक्ट करेंगे इनके साथ। अभी आपने क्रिएटिन कितना बताया? जी, क्रिएटिन है 0.9। तो इनको ये क्या एज क्या है इनकी? 60 इयर्स ओल्ड, और इनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर भी है। जी जी। तो हो सकता है कि इनको यूरिन इन्फेक्शन हो। ऐसे में हमें जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो पल्स भी मिलते हैं और थोड़ा सा प्रोटीन भी मिलता है। तो उनके सिम्टम्स आपको पूछने पड़ेंगे कि उनको यूरिन में जलन होती है, यूरिन पास करते हुए दर्द होता है, या फ्रीक्वेंट टाइम्स उनको यूरिन पास करना पड़ता है, और साथ में बुखार। अगर ये सब है तो ये यूरिन इन्फेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। तो यूरिन इन्फेक्शन के लिए आपको यूरिन का कल्चर देना है और डॉक्टर की सलाह से एंटीबायोटिक्स खाने चाहिए। कई पेशेंट्स में यूरिन इन्फेक्शन नहीं होता है, तब भी हम देख सकते हैं कि पल्स और प्रोटीन लॉस हो रहा है। ऐसे में कई बारी हमें क्या दवाइयां ले रहे हैं उनके असर से भी कई बारी हम बोलते हैं क्रॉनिक इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस बोलते हैं, या एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। ये केस स्टडी करना होता है नेफ्रोलॉजिस्ट को कि किस दवाई की वजह से या कोई किसी तरह की बीमारी की वजह से हो रहा है, तो उसका इलाज किया जाता है। जी शुक्रिया कॉल करने खातिर। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे डायबिटीज कंट्रोल का, डायबिटीज कंट्रोल जो होता है ये कैसे किडनी फंक्शन के साथ रिलेटेड होता है? तो किडनी का जैसे मैंने आपको बताया कि किडनी एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, और इसका डायबिटीज एक सिस्टमिक बीमारी है जो हमारी आंखों को, नसों को, हार्ट को और इसी तरह किडनी को डैमेज करता है। और डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड रहे तो ये 8-10 साल अगर परसिस्टेंटली रहे अनकंट्रोल्ड, तो जैसे 100 लोग डायबिटिक हैं तो उनमें से 30 लोगों को जरूरी हो सकता है कि किडनी की प्रॉब्लम आए। इस वजह से अगर जिन्होंने किडनी डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा नहीं रखा उनकी किडनी बहुत जल्दी खराब होगी। लेकिन अगर किसी ने डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा रखा, जो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ HbA1c 7%, अगर वो रखा उन्होंने अच्छी तरह, तो चांसेस ये हैं कि उनकी किडनी अगर खराब भी होती है तो वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचती जहां पे हमें डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ के इनका सवाल सुनते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम, पन्नाव ने बेकर पच्छो। हाँ जी जी, हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे डाइट का बहुत अहम रोल होता है हर किसी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो अगर हम किडनी फंक्शन की बात करेंगे तो डाइट का कैसा असर रहता है इस पे? तो जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कॉमन है। तो एक इंडिविजुअल को हमारे यहाँ पे काफी डायबिटीज कॉमन हो गई है। बिल्कुल। तो शुरुआत से ही, स्पेशली यंग एज से ही मैं सजेस्ट करूंगा कि अपना वजन ना बढ़ने दें, अपना शुगर का, ब्लड प्रेशर का चेकअप करते रहें, और लाइफस्टाइल में चेंजेस करें कि आप एक्सरसाइज रेगुलर करें, ज्यादा खाने में नमक ना खाएं, तली हुई चीजें नहीं खाएं, मीठी चीजों को अवॉइड करें, स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज ना करें तो बहुत ही बेहतर रहेगा। और ओवर द काउंटर मेडिकेशंस जो दर्द वगैरह के लिए होती हैं
वो यूजली अवॉइड करनी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना ये दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। फिर आजकल जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सप्लीमेंट्स आजकल बहुत मिलते हैं और स्पेशली यंग एज ग्रुप में, तो जो भी आप सप्लीमेंट्स वगैरह लें अपने जनरल फिजिशियन से एक बार ही जरूर डिस्कस कर लें कि वो उनके लिए सेफ है कि नहीं, वो सेफ मात्रा में यूज कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये कई बार मैंने देखा है कि प्रोटीन का एक्सेस इनटेक हो जाता है सोचते हुए कि ये मसल बिल्डअप ज्यादा होएगा, वो हार्मफुल होता है। और कई चीजें उनमें प्रोटीन पाउडर्स में मिलाई जाती हैं जो एक्चुअली बैंड है और इनका इनटेक करके किडनी पे एक्चुअली बहुत खराब असर पड़ता है। टेम्परेरीली आपका मसल बिल्डअप हो जाएगा लेकिन थोड़े सालों बाद आपका यही किडनी खराब करके ये सारा मसल वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखिए इस चीज के लिए कि ओवर द काउंटर प्रोडक्ट बिना सलाह के मत लीजिए। जी तो सब नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, आइए इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो हाँ मैम। हेलो हाँ मैम बोलिए। जी अपना सवाल पूछिए। सवाल है कि क्रिएटिनाइन लेवल 13 हो गया था आफ्टर डिलीवरी जी, तो डायलिसिस हुआ 8 लगातार जी, तो कोई 15 दिन के अंदर में, तो फिर 6 पर 5.5 पर आकर के फिर डिस्चार्ज कर दिया डॉक्टर ने। तो उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना था कि 5 तक अगर डिस्चार्ज कर दिया है तो फिर कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं, बहुत जरूरी है कि आपको अभी भी डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना चाहिए। पहले तो उनका रीजन ढूंढना चाहिए कि ये डिलीवरी के टाइम पे ये क्रिएटिनिन बढ़ा क्यों, इसका रीजन क्या था। 11 लगातार 11 दिन तक एक बूंद भी पेशाब नहीं हुआ था। हाँ, वो किडनी काम नहीं कर रही थी क्योंकि ये जो क्रिएटिनिन आपने बताया इसका मतलब है कि ये काफी किडनी डैमेज हो गई थी और उनको सफाई की भी जरूरत पड़ी, मतलब डायलिसिस की भी जरूरत पड़ी। तो ये इंडिकेट करता है काफी सीवियर डैमेज हुई थी किडनी को। और क्रिएटिनिन 5-6 ये हो सकता है कि डायलिसिस की वजह से नीचे आया हो और टेम्परेरी डिप आप देख रहे हैं ये क्रिएटिनिन में। उसमें हम लोग 8 बोतल खून दिए थे, ठीक है। हाँ, और हमारे ख्याल से डायलिसिस जो हुआ था उसकी संख्या थी कोई 15 या 16। नहीं, ये क्रिएटिनिन अगर परसिस्टेंटली 5 पे रहता है तो आपको अपने डॉक्टर के पास दोबारा जाना चाहिए। मेरा जो अंदाज है इसमें जो ब्लीडिंग वगैरह डिलीवरी के टाइम ज्यादा होती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसमें टेम्परेरी शटडाउन भी होता है किडनी का। और कई बार एक्यूट कॉर्टिकल नेक्रोसिस करके एक कंडीशन होती है जिसमें परमानेंट डैमेज भी हो जाती है किडनी को, वो रिकवर नहीं करती। तो अभी ये बहुत जरूरी है कि आपका, क्योंकि क्रिएटिनिन अभी भी 5 है, कि आप अपने किडनी स्पेशलिस्ट से दोबारा मिले और ये 3-4 दिन में रिपीट करके क्रिएटिनिन देखना चाहिए कि वो 5 से नीचे आ रहा है या 5 से ऊपर जा रहा है। जी शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सब नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, तो सब एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई। जी डॉक्टर साहब, दोस्तों अगर हम बात करेंगे किडनी डिजीज या कोई हर कोई डिजीज़ की अगर हम बात करते तो हमारी यही मैसेज रहती है हमारे प्रोग्राम में कि डिजीज़ जो होता है उनका प्रिवेंशन जो होता है वो बेटर होता है। तो हमें ट्रीटमेंट से पहले प्रिवेंशन पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर हम ऐसी किडनी डिजीजेस की बात करेंगे तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हमें अपनाने चाहिए इसके लिए? जैसे हमारा पहले भी डिस्कशन हुआ था कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि किन लोगों को किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा है। जी, तो जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में किडनी की बीमारी पहले हो चुकी है, या कोई इम्यून सिस्टम से उन पहले से ही ग्रसित हैं, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ल्यूपस, ये बीमारियां हैं जो इम्यून सिस्टम की हैं, या कोई वो ऐसी मेडिकेशंस ले रहे हैं, पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं जिससे किडनी रिस्क पे है, किडनी में स्टोन की हिस्ट्री है, बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, ये सब पेशेंट्स हाई रिस्क किडनी पेशेंट्स माने जाते हैं। तो इनको रेगुलरली अपना यूरिन का और ब्लड का चेकअप कराते रहना चाहिए। और प्रिवेंशन के लिए जैसे पहले बात हुई कि अपना ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और अपना वेट कंट्रोल करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, पानी ज्यादा पीना, बिल्कुल, और नमक कम रखना, तली हुई चीजें कम खाना, यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड ना करना, और कुछ भी ऐसी पैरों में सूजन आ रही है
या परसिस्टेंट हेडेक हो रहा है या यूरिन में झाग आ रहा है, ये कॉमन सिम्टम होते हैं किडनी प्रॉब्लम के, तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। मैंने कई पेशेंट देखे जो सर दर्द के लिए रेगुलरली पेन किलर्स वगैरह लेते हैं, या हड्डियों में दर्द हो रहा है उसके लिए पेन किलर्स रेगुलरली, तो ये एक किडनी की सिम्टम हो सकता है कि किडनी की बीमारी की वजह से कि हाई ब्लड प्रेशर हो रहा हो और उसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हों। तो एक बारी अपने फिजिशियन से जरूर बात कीजिए, ओवर द काउंटर पेन किलर का सेवन ना करें। जी डॉक्टर साहब, नेक्स्ट कॉल हमारे साथ जुड़े, इनका सवाल सुनते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बन्ना वनी बेकत पे छो आशिक हुसैन अनंतनाग जी, पन सवाल प्रिस्यो। हाँ मैम, एक्चुअली डॉक्टर साहब सोचने प्रिस्यो इनसे पूछना था कि ये हम ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं, मतलब किस डज इट वेरी फॉर इन एज? जी ये माफी चाहेंगी, ये इरेलेवेंट सवाल है। मैं बात कर जी। तो ब्लड प्रेशर बच्चों से लेके बूढ़ों तक वेरी करता है, लेकिन अगर हमारी किडनी की बीमारी हो जाती है तो उसमें हम हर एक के लिए, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, सबका हम ये कहते हैं कि एक 130/80 इस ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहिए। ये इससे अगर हमने मेंटेन करा तो हमारी किडनी डैमेज होने में चांसेस बहुत कम है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहें तो यूजुअली लेस देन 140/90 रहना चाहिए, और एक अच्छा ब्लड प्रेशर हम कह सकते हैं कि 120/80 है या 130/80। अगर 3 रीडिंग्स आपकी 140/90 से ज्यादा रहें जी हफ्ते में, तो उसको हम ब्लड प्रेशर का मरीज बोलते हैं, चाहे वो उनकी एज कुछ भी हो। जी डॉक्टर साहब, अगर हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस की, क्या अर्ली स्टेजेस पे क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल रहता है इनके लिए? जैसे मैंने आपको बताया, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत जरूरी है, शुगर का कंट्रोल, और ऐसी कई दवाइयां अभी शुरू ही आई हैं मार्केट में जो हमें हेल्प कर सकती हैं। एक है एस इनहिबिटर्स ARBs जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं, और टेलमिसार्टन, लोसार्टन करके नाम होता है इनका। दूसरा शुगर की कंट्रोल के लिए SGLT2 ग्रुप की एक मेडिकेशंस हैं जी, जिन्हें डापाग्लिफ्लोजिन वगैरह कहते हैं। इनका सेवन करने से हमारी किडनी में प्रोटेक्शन मिलता है जी। एक मिनरल कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट करके नए ग्रुप आई है, जिसका सेवन करने से हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल और किडनी को प्रोटेक्शन मिलता है। तो हमारे पास काफी दवाइयां हैं जिनसे हम किडनी को प्रोटेक्शन दे सकते हैं, और उनका लाइफ, अगर वो बीमार भी हैं तो उनकी लाइफ को काफी लंबा खींचा जा सकता है, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी हमारी ऑडियंस? मैं ये कहूंगा कि किडनी की बीमारी को अवॉइड करना चाहिए, और इसके लिए जैसे प्रिवेंशन आपने बताया बहुत जरूरी है। ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर किसी को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है तो मेरा सजेशन रहेगा कि उनमें ट्रांसप्लांट अच्छा बेहतर रहता है जी। तो अपने फिजिशियन से या किडनी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें कि वो अगर उनका ट्रांसप्लांट हो सकता है कि नहीं, और अगर पॉसिबल है तो प्लीज कोशिश कीजिए कि ट्रांसप्लांट हो जाए। और इसमें जो डोनेशन, जो किडनी डोनेटर रहते हैं वो यूजुअली फैमिली से ही होते हैं, और उनका भी चेकअप किया जाता है कि उनको फ्यूचर में कोई किडनी की प्रॉब्लम नहीं होती होए। इसी वजह से वो किडनी डोनेशन से डरे नहीं। और ऑर्गन डोनेशन के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा पब्लिक को कि प्लीज साइन अप कीजिए, जिससे कि ये किडनी की जो बीमारियां हैं जिससे लोग परेशान हैं उनको थोड़ा राहत मिल सके। जी डॉक्टर साहब, और भी आपके साथ कुछ डिस्कस करना था लेकिन वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। आपका शुक्रिया कि आपने यहाँ तशरीफ़ लाया, हमें और हमारे नाजरीन को इतनी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपने दी, शुक्रिया। नाजरीन तुहंद ते सैठा शुक्रिया वनुक ताम सोन प्रोग्राम वुचन बापत तो प्रोग्रामस में शिरकत करने बापत। इंशाअल्लाह आइंद सपद तोह सत बे मुलाकात अकिस नईस मेहमानस सत, अकिस नईस मौजूअस सत। तो ताम थयो पन्ने सेहतुक ख्याल, तुह तेस खुदायस सवाल।